नेक्स्ट है, कल आपको बताया था गोलीय दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u अवतल दर्पण के लिए, माने अवतल दर्पण की सहायता से दर्पण का सूत्र ज्ञात करना। अब आज अभी बताता हूं, आज है उत्तल दर्पण की सहायता से दर्पण का सूत्र निकालना। दर्पण का सूत्र वही है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। एक M1 M2 द्वारा का एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। AB एक वस्तु है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये डॉटेड लाइन से है, फोकस से जाती लौट जाती है। वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण उसी दिशा में लौट जाती है। तो AB वस्तु का प्रतिबिंब इस उत्तल दर्पण द्वारा A डैश B डैश बनता है। AB वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा आभासी है, वो सीधा है, A डैश B डैश बनता है। अब समरूप सिद्ध करना है पहले, फिर समरूप त्रिभुज में हम लिखेंगे। समरूप त्रिभुज सिद्ध करने के लिए त्रिभुज ABC व त्रिभुज A डैश B डैश C में कोण BAC बराबर कोण B डैश A डैश C बराबर 90 डिग्री। ये कोण और ये कोण प्रत्येक समकोण है। कोण BCA बराबर कोण B डैश CA डैश उभयनिष्ठ है। इसलिए ये दोनों त्रिभुज कौन कौन से? त्रिभुज ABC व त्रिभुज A डैश B डैश C समरूप होंगे। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, इसलिए समरूप त्रिभुज ABC व समरूप त्रिभुज A डैश B डैश C में पहले का लंब बटे दूसरे का लंब बराबर पहले का आधार बटे दूसरे का आधार, ठीक है ना। L1 बटे L2 बराबर A1 बटे A2 होता तो यही है, पहले का लंब बटे पहले का आधार बराबर दूसरे त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का आधार। इस लंब का पक्षांतर करते हैं तो यहाँ आ जाता है पहले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर पहले का आधार बटे दूसरे का आधार। तो यही हम यूज करेंगे। पहले त्रिभुज का लंब, इस त्रिभुज का लंब ये है AB बटे दूसरे त्रिभुज का लंब A डैश B डैश, पहले त्रिभुज का आधार AC, दूसरे त्रिभुज का आधार A डैश C, AC बटे A डैश C। अब त्रिभुज MNF व त्रिभुज B डैश A डैश F में देखो MN हमने लंब डाला है, MN है अभिलंब, तो कोण लंब का मतलब ये कोण 90 डिग्री है, इसलिए कोण MNF बराबर कोण B डैश A डैश F बराबर 90 डिग्री। ये कोण दोनों 90 डिग्री है, ये लिखा है कोण MNF बराबर कोण B डैश A डैश F, B डैश A डैश F बराबर 90 डिग्री, प्रत्येक कोण समकोण है। फिर कोण MFN बराबर कोण B डैश F A डैश, ये उभयनिष्ठ है, दोनों उभयनिष्ठ है, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होंगे। तो कौन से त्रिभुज? त्रिभुज MNF और त्रिभुज B डैश A डैश F समरूप होंगे। तो समरूप त्रिभुज MNF और समरूप त्रिभुज B डैश A डैश F में ऊपर वाली स्थिति पहले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर पहले त्रिभुज का आधार बटे दूसरे त्रिभुज का आधार। पहले का लंब MN बटे A डैश B डैश बराबर NF बटे A डैश F। MN का मान MN समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है, तो MN बराबर है AB। MN का मान AB के बराबर कर देंगे। MN AB के बराबर है क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है और N P के बहुत समीप है, इसलिए NF का मान PF के लगभग बराबर होगा। तो NF की जगह PF रख दिया, MN की जगह AB रख दिया, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो दोनों के देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, ये और ये बराबर हैं, तो राइट हैंड साइड बराबर है। तो AC बटे A डैश C बराबर PF बटे A डैश F। अब AC का मान निकालना है, AC का मान निकालना है। यहाँ की दूरी माइनस ये होती है और ये वक्रता त्रिज्या है, ये माने 2F है,
इधर की दूरी धनात्मक होती है, तो AC की दूरी होगी -u + 2f, यही लिखा है -u + 2f बटे a'(c), तो ये 2f - v, इधर सब दूरी धनात्मक है, बटे 2f - v बराबर pf प्लस f, a' है इससे इसके बीच की दूरी, तो ये होगी यहाँ की दूरी माइनस यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी है f - v। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -u का -f में गुणा करेंगे -uf, फिर -u का -v में गुणा करेंगे +uv, फिर +2f का f में गुणा करेंगे +2f², फिर 2f का -v में गुणा करेंगे -2vf बराबर f का 2f में गुणा करेंगे 2f², f का -v में गुणा करेंगे -vf। uv को यही रहने देंगे, वही तरीका बताया था, क्योंकि हमारे नेक्स्ट स्टेप में होता है uvf से भाग देना। अब यदि हम uvf से भाग देंगे तो u से u, v से v कट जाएगा 1/f, और इसमें भी जो uf जो पहला टर्म है, इसमें भी uvf से भाग दोगे तो u से u कट जाएगा, f से f कट जाएगा 1/v, शेष तो 1/u अपने आप बचेगा। इसलिए ऐसा करने के लिए uv को हमने यही रहने दिया, uf ऋण का है, उधर ले गए धन का हो गया। अब जब धन का 2f² उधर जाएगा, ऋण का 2f² हो जाएगा, ऋण का 2f², इसके धन के 2f² से कैंसिल हो जाएगा, ये -2vf है, उधर जाएगा +2vf हो जाएगा, +2vf -vf से कट जाएगा तो +vf हो जाएगा। तो अब ये बचा uv बराबर uf + vf, पूरे समीकरण में uvf से भाग दे दिया, तो uv बटे uvf बराबर uf बटे uvf + vf बटे uvf, u से u, v से v 1/f बराबर u से u, f से f 1/v प्लस v से v, f से f 1। तो ये है दर्पण का सूत्र, ये दोनों स्थितियों से आपको बता दिया, दोनों दर्पणों के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा भी और उत्तल दर्पण के द्वारा। नेक्स्ट है दर्पण में रेखीय आवर्धन। प्रतिबिंब की लंबाई hi, हाइट ऑफ द इमेज, व वस्तु की लंबाई ho, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के अनुपात को रेखीय आवर्धन m कहते हैं। अतः रेखीय आवर्धन m बराबर hi बटे ho, hi माने हाइट ऑफ द इमेज, प्रतिबिंब की लंबाई, ho माने हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट माने वस्तु की लंबाई, तो ये होता है। अब इसमें देखिए m1 m2 एक अवतल दर्पण का द्वारक है, p इसका ध्रुव है, c वक्रता केंद्र है, f फोकस है, ho हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, वस्तु की लंबाई है, यहां से यहां तक, नीचे तक ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और यहां से लेके यहां तक ये हाइट ऑफ द इमेज है। ये वस्तु से ध्रुव तक के बीच की दूरी को u कहते हैं, प्रतिबिंब से ध्रुव तक के बीच की दूरी को v कहते हैं। तो त्रिभुज, अब हम सबसे पहले त्रिभुज a', b', एक किरण ली हमने यहां से होकर जाने वाली, ये है आपतित किरण, और ये है परावर्तित किरण, और ये है अभिलंब, माने C को कहीं पर भी मिला दो तो अभिलंब कहलाता है। तो यहाँ पर CP अभिलंब है, और BP आपतित किरण है, और B' ये परावर्तित किरण है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण I कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण R कहते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज a', b', व त्रिभुज ABP को पहले समरूप से दिखाएंगे। कैसे? कोण B', A', माने ये कोण बराबर कोण BAP, ये 90 डिग्री है, प्रत्येक समकोण है, देखो ये लिखा है कोण B', A', P, अरे B', A', P बराबर कोण
बी ए पी, देखो बी डैश ए डैश पी बराबर कोण बी ए पी बराबर 90 डिग्री, प्रत्येक कोण समकोण है, और कोण बी पी ए माने आपतन कोण आई बराबर कोण बी डैश पी ए डैश, आई बराबर आर, परावर्तन के नियम से जब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर होंगे तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर होगा, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होंगे। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो संगत भुजाओं के अनुपात में हम पहले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर पहले त्रिभुज का आधार बटे दूसरे त्रिभुज का आधार, जैसे आपको पढ़ाया है पहले टॉपिकों में वैसे लिखेंगे। पहले का लंब ए डैश बी डैश, दूसरे का लंब ए बी, पहले का आधार ए डैश पी, दूसरे का आधार ए पी, ए डैश पी बटे ए पी, चिन्ह सहित मान रखने पर ए डैश बी डैश ये माइनस वाई अक्ष पर आता है, तो इसका कहते हैं एच आई, और एच आई का मान यहाँ पर ऋणात्मक होगा तो माइनस एच आई बटे ए बी। ए बी ये जो वस्तु की लंबाई एच ओ है ये प्लस वाई अक्ष पर है, इसलिए यह धनात्मक होगा, तो प्लस एच ओ बराबर ए डैश पी ये v कहलाती है, और इधर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं तो माइनस वी बटे ए पी ये u कहलाती है, माइनस यू, माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, इस माइनस का पक्षांतर करेंगे इधर पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि एच आई बटे एच ओ ही m कहलाता है, रेखीय आवर्धन कहलाता है, इसीलिए रेखीय आवर्धन m बराबर एच आई बटे एच ओ बराबर v माइनस वी बटे u। आपको याद रखना है, देखो दर्पण और लेंस के लिए, लेंस अभी आगे पढ़ाऊंगा, दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और लेंस का होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और इसका रेखीय आवर्धन होता है m बराबर एच आई ओवर एच ओ इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, इसका रेखीय आवर्धन होता है m बराबर एच आई ओवर एच ओ इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू। तो आपको इस तरह से इसको समझना है कि दर्पण के सूत्र में धनात्मक होता है, सूत्र में बीच में माने 1/v प्लस 1/u धनात्मक होता है, इसलिए m बराबर माइनस वी बटे यू आता है सूत्र की उत्पत्ति में समझने के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल बच्चे गलत कर जाते हैं, सूत्र ही गलत होगा तो न्यूमेरिकल अपने आप गलत होगा। और लेंस का सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u, बीच में माइनस होता है, इसे जो v/u होगा वो प्लस होगा। तो इस तरह से आपको एक दिमाग में ये कि मेंटल में दिमाग में बना लेना है कि इस तरह से होता है। अब नेक्स्ट पढ़ा देता हूं इसके उपयोग। गोलीय दर्पण के उपयोग में सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के दो उपयोग हैं, एक है हजामत बनाने में, वैसे कई उपयोग हैं, पहले दो देखो समझो। हजामत बनाने में, सेविंग बनाने में, जो नाई होता है वो किस तरह से हम आपको सामने बैठाता है डॉक्टरों द्वारा सूक्ष्म अंगों को देखने में। तो जब हजामत बनाने में, जब हम हजामत बनवाने के लिए जाते हैं तो हमारी जो कुर्सी होती है, सामने जो अवतल दर्पण होता है, कुर्सी अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में होती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं दर्पण में, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के बनने की लास्ट स्थिति थी कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव P के बीच में होती है तो उसका आभासी प्रतिबिंब A डैश B डैश दर्पण के पीछे बनता है और बड़ा बनता है। तो जब हम सेवन कराने, हजामत कराने जाते हैं तो जो बाल होते हैं वो छोटे बाल तो छोटे छोटे होते हैं, तो नाई को जो बाल छोटे छोटे बाल हैं वो बड़े बाल दिखाई देते हैं, तो कोई बाल छूटता नहीं है, इसलिए हजामत बनाने में होता है। डॉक्टरों द्वारा सूक्ष्म अंगों को देखने में, जैसे दाढ़ में कोई कीड़ा लग गया तो डॉक्टर एक अवतल दर्पण लेता है और उस अवतल दर्पण को दाढ़ या दांत के जिस भाग पर कीड़ा लगा है उसको इस प्रकार से रखता है कि कीड़ा जो हो वो अवतल दर्पण और दाढ़ के फोकस के बीच में हो। कौन सा कीड़ा? कीड़ा या दांत, जिस दांत में कीड़ा लगा है वह दांत कहाँ हो? फोकस और ध्रुव P के बीच में हो। तो जब फोकस और ध्रुव P के बीच में होता है
तो आप जानते हो कि वस्तु बड़ी दिखाई देती है, आभासी दिखाई देती है। मान सीधी वस्तु है तो सीधी ही दिखाई देगी, तो जो कीड़ा है वो बड़ा दिखाई देता है। तो इस प्रकार से डॉक्टरों द्वारा शरीर के सूक्ष्म अंगों की देखभाल में, कार की हेडलाइट में आपने ये पढ़ा है कि फोकस से होकर जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये पढ़ा है। इसलिए कार की हेडलाइट का जो आगे जो पीछे शीशा होता है, जो शीशा में जो स्टील की जिसमें पॉलिश होती है, स्टील का बना होता है, वो भी अवतल दर्पण जैसा होता है। तो वो उसके तो जो बल्ब होता है, बल्ब उसके फोकस पर होता है। तो जब बल्ब से प्रकाश निकलता है, तो यानी फोकस से प्रकाश निकलता है, तो किरणें क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। समांतर हो जाती है माने दूर की वस्तु हमें दिखाई देती है। तो कार की हेडलाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार आप टेबल लैंप के पढ़ने में भी समझ सकते हैं उसी तरह से कि टेबल लैंप में जहाँ बल्ब होता है, बल्ब जो पीछे जो स्टील पीछे जो लोहे का बना होता है जिसमें अंदर सफेद पॉलिश होती है, वो अवतल दर्पण जैसा होता है। तो उसी भाग से उसका परावर्तन होता है, तो वो उसके फोकस पर होता है, इसलिए किरणें समांतर जाती है। जहाँ आप पढ़ रहे होते हैं केवल उसी जगह पर फोकस होती है, समांतर हो जाती है। तो ये कार की हेडलाइट में और टेबल लैंप में एक जैसा है, सौर तापन युक्तियों में। अब एक और गुण पढ़ा आपने इसमें कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है। ये गुण आपने पढ़ा है, फोकस से होकर जाती है। तो सौर तापन युक्तियों में जो सूर्य है वो बहुत अधिक दूरी पर होता है। बहुत अधिक दूरी का मतलब अनंत पर होता है। तो अनंत से जो किरणें आती हैं वो एक बिंदु अर्थात उसके फोकस पर इकट्ठी हो जाती हैं। जो दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण लगा, उसके फोकस पर इकट्ठी हो जाती हैं और उस फोकस पर वो इकट्ठी हो जाती हैं तो वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है, जैसे सोलर कुकर है, इस तरह से उसमें उसका उपयोग किया जाता है सौर तापन युक्ति। स्ट्रीट लैंप में, स्ट्रीट लैंप में आपने देखा होगा कि जो उत्तल दर्पण होता है ये किरणों को फैलाता है, किरणों को फैलाता है, इस तरह से फैलाता है। तो स्ट्रीट लैंप में जो उत्तल दर्पण लगा होता है उससे किरणें फैलती हैं। फैलती हैं का मतलब पूरी स्ट्रीट में प्रकाश फैल जाता है, इसलिए स्ट्रीट लैंपों में इसका उपयोग किया जाता है। गाड़ियों के पश्च दृश्य में जब पीछे से कोई गाड़ी आती है तो आप इसकी एक स्थिति पढ़ चुके हो कि इसमें वस्तु कहीं पर भी हो, प्रतिबिंब ये फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। ये सी है, वक्रता केंद्र से सी से जाने वाली किरण उसी दिशा में लौट जाती है। तो जो वस्तु है या पीछे आने वाली जो गाड़ी है ए भी, इसका सीधा आभासी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश और छोटा बनता है, इसलिए गाड़ी से छोटा बनता है। और दूसरा कारण ये है कि ये देखिए ये इस पीछे वाले भाग के एरिया को कवर करता है, इतने एरिया को कवर करता है माने पीछे के ज्यादा एरिया को कवर करता है। तो इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, समतल दर्पण का नहीं उपयोग करते हैं। समतल दर्पण का उपयोग करने से एरिया कम कवर होगा और पीछे की कोई गाड़ी दिखाई नहीं देगी, इसलिए गाड़ियों के पश्च दृश्य के लिए, पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये दर्पण परावर्तन पूरा हो गया। अब अपवर्तन समझाऊंगा। यह प्रकाश का अपवर्तन, ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है। जब प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है तो अपने मार्ग से मुड़ जाती है, जैसे इसका मार्ग ऐसा था ये इसमें चली जाती है। अब इसमें जो किरण पड़ती है इसे आपतित किरण कहते हैं, जो दूसरे माध्यम में चली जाती है इसे अपवर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और ये कहलाता है जो इसमें लंब डालते हैं इसे हम अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण, इंसिडेंटल एंगल आई कहते हैं।
अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण रिफ्रैक्टेड एंगल आर कहते हैं। अब आता है हम किसे सघन माध्यम कहते हैं, किसे विरल माध्यम कहते हैं। जिसके अणु पास पास होते हैं वो सघन माध्यम कहलाता है, जिसके अणु दूर दूर होते हैं वो विरल माध्यम कहलाता है। जैसे हवा और कांच में हवा के अणु दूर दूर होते हैं कांच की अपेक्षा, तो हवा कहलाएगा विरल माध्यम और कांच कहलाएगा सघन माध्यम। तो इस तरह से हम सघन और विरल माध्यम को पहचानते हैं। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, देखो ये अविलंब में दूर हट जाती है, और जब विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। तो इसमें एक किरण के मुड़ने का नियम है, यही मैंने लिखा है इसमें। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से मुड़ जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है चित्र 1 में, तथा जब विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है चित्र 2 में, इस अविलंब की ओर झुक जाती है चित्र 2 में। अब नेक्स्ट आते हैं अपवर्तन के नियम। 2 हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। पहला नियम देखो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा, आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात नियत होता है, जिसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। आपतन कोण की ज्या साइन आई व अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात नियत होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1 और 2 कहते हैं। यही स्नेल का नियम है। जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो जिस माध्यम से आती है उसे पहले लिखते हैं और जिस माध्यम में जाती है उसे बाद में लिखते हैं। जैसे 1 से 2 में गई तो एक लिखा जाएगा 1 और 2। तो साइन आई बटे साइन आर नियतांक ये 1 और 2 कहलाता है। इसमें कुछ नोट्स आपको याद रखना है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो उसे कहते हैं हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG, या दूसरी भाषा में कहते हैं कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे हवा से पानी में जाएगी तो हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक या पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। एक जो परीक्षा में कभी कभार टिक लगाने की जा सकता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, केवल आवृत्ति नहीं बदलती, बाकी सब बदल जाती है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ाऊंगा आपको फिर।